नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी। हमने बात की थी लिसनिंग स्किल्स की और लेवल्स ऑफ लिसनिंग के बारे में। हमारे एक्सपर्ट ने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हमें बताए जो हम दिनचर्या में जिन्हें यूज़ कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो कन्वर्जेशन है वो अच्छा हो सके। उनके बीच में जो बातचीत होती है, किस तरह उस बातचीत से आप बच्चों की लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सभी पर हमारे एक्सपर्ट ने बात करी थी। लेकिन आज इस हफ्ते हम इसी टॉपिक को आगे और लेकर चलेंगे, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, सिंपल एक्टिविटीज़ जो आप एज अ पेरेंट या फिर एजुकेटर अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को हम बेटर कर सकें। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो एक्सपर्ट हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। मिस पारस महेंद्रू। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये एक एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट बैकग्राउंड में पिछले 20 साल से अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी काम किया है। जहां हम बात करते हैं कन्वर्जेशन की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां एक बहुत ही अच्छा लिसनर भी होना चाहिए और इंसान जो बोल रहा है उसकी बात में भी कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि हम सामने वाले लिसनर को होल्ड कर सकें। तो जब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में स्पेशली, तो सुनने और समझने के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी शुरुआत एक यंग बच्चे के लिए हमेशा घर से होती है। क्या कहेंगे उस बारे में पहले? जी बिल्कुल, आपके साथ अग्री करती हूँ कि बच्चों की हर डेवलपमेंट की, हर अनुभव की शुरुआत घर से ही है। पेरेंट्स उनके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और सबसे पहले इन्फ्लुएंसर है। तो इसको मैं थोड़ा और इलेबरेट करूँ उससे पहले एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ कि आप कभी भी एडल्ट लाइफ में अगर, क्योंकि हमारी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गई है या हमें कोई और इमोशनल एक्सपीरियंसेस है जो बहुत ओवरवेलमिंग है, एंड एज एन एडल्ट हम प्रोफेशनल को रीच आउट करते हैं क्योंकि हम खुद नहीं हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी भी आप काउंसलर के पास या किसी भी प्रोफेशनल के पास जाओगे एज एन एडल्ट, तो वो सबसे पहले आपके साथ आपके बचपन की बातें करेंगे। बिल्कुल। और वो पूछेंगे कि आपके बचपन में आपके माता पिता के साथ किस तरीके का रिश्ता था, किस तरीके का कम्युनिकेशन था, ओपन था, ऑनेस्ट था, हेल्दी था। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि बचपन के जो अनुभव है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे जिन अनुभवों से गुजरते हैं, उनका इम्पैक्ट एडल्ट लाइफ में भी रहेगा। तो इट काइंड ऑफ सेट्स द टोन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो पेरेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आप किस तरीके से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका असर आपको आगे लाइफ में भी दिखाई देगा। एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि आज आधुनिक लाइफस्टाइल है हमारा, बहुत सारे डिमांड्स हैं और हम कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, पर वो विलेज बहुत श्रिंक हो गया है। कई जगहों पे तो 2 ही मॉम एंड डैड है, कई फैमिलीज में सिंगल पेरेंट्स हैं। तो इस सिचुएशन में और साथ साथ में आपको टेक्नोलॉजी भी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गई है। तो जो पहले था कि आप 9 to 6 का जॉब था, 6 बजे घर आए, बाकी सब भूल गए, दूसरे दिन जॉब का टेंशन है, वो नहीं रहा है। तो उसका भी इम्पैक्ट हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं बच्चों पे, उस पे हो रहा है कि भाई आप घर पे आए और आप ईमेल देख रहे हो, उसी वक्त बच्चा भी डिमांड कर रहा है अटेंशन। तो कई बार हम कह देते हैं कि हाँ रुक जा, बाद में, ठीक है। ये इस तरीके के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं बहुत नेचुरल है और एक दो जने के साथ नहीं, सबके ही साथ होता है ये। तो इससे क्या कम्युनिकेट होता है कि अननोइंगली, कोई भी पेरेंट ये जानबूझ के तो करेगा नहीं, पर अननोइंगली ये कम्युनिकेट हो जाता है कि आप जो बोल रहे हो उसकी अहमियत बहुत नहीं है। Correct. तो वो बच्चे का फिर उस बच्चे के बिहेवियर पे इम्पैक्ट दिखेगा। इन द लॉन्ग रन द चाइल्ड में विड्रॉ, या फिर बच्चा नेगेटिव अटेंशन का सीखेगा कि मैं थोड़ा चिल्लाऊं, थोड़ी 2-4 खिलौने पटकूं तो ये मोबाइल फोन बाजू पे रख के मेरे साथ बात करेंगे। तो ये सब चीजों का बहुत ही असर होता है फॉर्मेटिव ईयर्स में। और दूसरा एक पॉइंट आई वुड लाइक टू रेज इज कि रिसर्च के थ्रू हमें ये भी पता है कि जिन बच्चों को अर्ली इयर्स में बहुत ही लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट मिला है, कि जहाँ पे माँ बाप इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करते हैं और बेड टाइम स्टोरीज कही जाती है और माँ बाप का खुद का वोकैबुलरी, शब्द भंडोर काफी अच्छा है,
तो ये बच्चों को आगे फ्यूचर में रीडिंग राइटिंग में बहुत आसानी हो जाती है। और ये बच्चों को, हमें पता है कन्वर्सेशन की ज़रूरत है रिलेशनशिप बिल्डिंग में, फ्रेंडशिप के लिए, तो इन चीज़ों में भी बहुत ही आसानी हो जाती है। सो टू रैप इट अप, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अहम है। करेक्ट, बहुत सही बताया पारस ने। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हमें इस सिचुएशन के साथ रिलेट करके बताएं कि आप एज अ पेरेंट, आपका जितना भी योगदान फॉर्मेटिव ईयर्स में देते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जितना आपका योगदान पॉजिटिव होगा वो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी पॉजिटिव बनाएगा। ये हम अगर कहें तो नटशेल में उन्होंने कहने की कोशिश की है। पारस, अगर हम अब डिटेल में जाना चाहें हमारे कन्वर्जेशन के बारे में या लिसनिंग स्किल्स के बारे में, एज अ पेरेंट, क्योंकि हम बातें तो बहुत सारी करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, लेकिन वो एनवायरनमेंट कैसे बनाएं, अगर हम उस पर बात करें तो आई थिंक वो हमारी ऑडियंस में जो पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा कि अगर पेरेंट्स को अच्छे अनुभव लिसनिंग के, सुनने और समझने के अपने बच्चों को देने हैं, तो किस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें डेवलप करना चाहिए? जी, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीनिंग कि एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो आपके पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि आप अगर बच्चे के साथ बात कर रहे हो तो बी प्रेजेंट। तो उसका मतलब क्या है कि बी प्रेजेंट मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं, आपका ध्यान बच्चे की तरफ केंद्रित होना चाहिए। और आप बच्चे के साथ जब बातचीत करते हो या बच्चा अपने बारे में कुछ बताता है तो देयर शुड बी एन इमोशनल कनेक्शन। कि अगर बच्चे ने कहा कि आज मेरा दोस्त ना क्लास में मेरे साथ नहीं बैठा, स्नैक टाइम पे वो किसी और के साथ बैठा, तो हाँ ऐसा हुआ था, ये एक रिस्पॉन्स है। दूसरा रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है कि अरे आप बहुत उदास हो गए होगे उस समय पे। तो ये एक्टिव लिसनिंग है कि हम किस तरीके से उस बात को रिएक्ट करते हैं, बच्चे के इमोशंस के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले खुद को अवेलेबल बनाएं, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, और अटेंशन शुड बी ऑन द चाइल्ड। और दूसरा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मॉडर्न लाइफ के खुद के बहुत सारे डिमांड्स हैं। तो अगर आप दोनों काम करते हो या आप सिंगल पेरेंट हो तो ऑफिस से आके ही सीधा मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी आप ना बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करो, वो मुमकिन ही नहीं है, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सेट बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेट कि अगर मैं ऑफिस से आई हूं तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ग्रीट यू, गिव यू अ हग, और फिर अभी मुझे तुम 15-20 मिनट दे दो जिसमें मैंने चाय पी ली, कॉफी पी ली, थोड़ा रिफ्रेश हो गए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ खेलूंगी या आपकी बात सुनूंगी। ये आप बाउंड्रीज सेट करो, कम्युनिकेट करो। और इसमें ट्रिक ये है कि द एडल्ट हैज टू कीप देयर साइड ऑफ द बार्गेन। अगर हम कंसिस्टेंटली हमने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो ये इफेक्टिव बहुत नहीं रहेगा। सो ये सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आपको खुद को भी समय लगेगा, बच्चों को भी समय लगेगा ये सीखने में। कई बार हम जब बच्चों के साथ बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा अटेंशन कितना है उसके ऊपर भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो बच्चों को हमेशा ये आदत होती है कि कुछ भी देखेंगे ना वो पॉइंट आउट करेंगे, मम्मी बिल्ली, मम्मी कुत्ता, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पर उन्होंने जरूर पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस है आपके पास, हाँ देखा, मैंने भी देखा। दूसरा रिस्पॉन्स है काली बिल्ली, और कुत्ता कैसे भौंक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन यू आर कम्युनिकेटिंग कि मैं कनेक्टेड हूं आपके साथ, आप जो बोल रहे हो मैं उसके ऊपर मेरा ध्यान है। और दूसरा फायदा ये हो रहा है कि आप उनको लैंग्वेज के रूल सिखा रहे हो, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहे हो। ट्रू। और किस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछते हो बच्चों के साथ जब उनके साथ बातचीत करते हो। तो जैसे मैंने कहा पहले कि बच्चे ने आके कंप्लेन किया तो आपने क्या क्वेश्चन किया कि आपको कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा कल फिर बात करके देखोगे। आप उनको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उनके क्वेश्चंस पे किस तरीके से कमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर भी काफी फर्क पड़ जाएगा। और लाइक आई सेड कि क्वांटिटी ऑफ टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको 3 घंटे बच्चे के साथ बैठ के बातचीत करना है ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का ये अटेंशन नहीं रहेगा, है ना।
पर आप उनके साथ कुछ समय जो क्वालिटेटिव है वो स्पेंड करें। और जब एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो जब हम एजुकेशनिस्ट के लिए एक्टिविटीज की बात करेंगे, उस समय भी कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स घर पे भी कर सकते हैं, बहुत आसान होती है, और आगे हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में और डिटेल में, जिसमें रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं है। सो बट ओवरऑल मेरा मानना ये जरूर बहुत ही है कि क्वालिटी ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट, नॉट क्वांटिटी। तो अगर पेरेंट अपने पूरे दिन के रूटीन में 10 मिनट सुबह में, 10 मिनट इवनिंग में, रात को बेड टाइम स्टोरी सुना दिया, अगर आपको आदत है पढ़ने की तो बच्चों में आएगी। हर चीज में पिछली बार भी आपके एपिसोड में ये था कि आपको रोल मॉडल बनना है, तो इफ यू आर एन इफेक्टिव रोल मॉडल तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। अगर बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग है, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपने आप सीखेंगे। सो इट्स क्वाइट ईजी इफ यू थिंक अबाउट इट। पर जैसे मैंने कहा कि समय लगता है और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको ही, तो बहुत आसानी से फिर आप अचीव कर सकते हो। पारस, अब हम बात करते हैं स्कूल के बारे में। जब बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, और अब आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी स्कूल में स्ट्रक्चर में टीचर्स के साथ काम करती हैं, स्कूल्स के साथ काम करती हैं, क्लास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। एक क्लास में अगर हम बात करें, आई थिंक ऑन एन एवरेज 32 to 40 किड्स एक क्लास में होते हैं। फिर चाहे हम प्री स्कूल की बात करें या क्लास ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स बात करें, कितना ज़रूरी है एक टीचर के लिए अपने बच्चों को सुनना और उन्हें समझना और फिर रेसिप्रोकेट करना। अगेन मेरा आंसर यही है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्कूल के बारे में ये भी हमें ध्यान रखना है एज प्रैक्टिशनर्स, एजुकेटर्स, कि ये बच्चे का कंफर्ट जोन धीरे धीरे बनेगा। तो शुरू में तो बच्चों के लिए ये अलग एनवायरनमेंट है, अलग लोग हैं, घर की सेफ्टी सिक्योरिटी को छोड़ के आए हुए हैं, तो उस समय भी काफ़ी सारी चैलेंजेस रहती है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्रैक्टिशनर्स, एज एजुकेटर्स। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो बच्चों को सेफ फील कराए, वेलकम फील कराए, उनको ये कम्युनिकेट करे हमारी बिहेवियर के थ्रू, हमारे कन्वर्सेशंस के थ्रू कि वी चेरिश यू, और आप जो कर रहे हो उसमें हमें बहुत दिलचस्पी है। तभी बच्चे बातचीत करेंगे हमारे साथ, तभी बच्चे कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। और ये भी हमें पता है कि हर बच्चा अलग है, हर एक का अपना तरीका है बात पेश करने का। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्व करें बच्चों को, कितना ऑब्जर्व करते हैं उनके प्ले के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्ले इज़ वन मीडियम जहाँ पे बच्चे अपने आसपास की दुनिया को दे मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम, राइट। और उनके जो अनुभव रहे हैं वो अनुभव ज्यादातर बच्चे प्ले में एक्ट आउट करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। तो ये क्या हो रहा है, बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरी लाइफ में, मेरे रोजिंदा जीवन में ये सब चीज़ें हो रही है, ये सारी घटनाएं हो रही, तो ये कम्युनिकेशन है। और एज प्रोफेशनल्स ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उसको रेसिप्रोकेट करें, रिस्पॉन्ड करें जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। ड्राइंग इज अनदर वे। ड्राइंग के थ्रू भी हम काफ़ी सारी बच्चों की चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। दीज आर ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, राइट। और मुझे लगता है जहाँ तक स्कूल की बात है, तो स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स को साथ में आके काम करना है। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में ओपन, ऑनेस्ट, फ्रैंक कन्वर्सेशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास बच्चे स्कूल में 5 घंटे 4 घंटे हैं, वो लिमिटेड टाइम पे है, तो उनके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जिसका हमें फ़ायदा हो सकता है बच्चे को समझने में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर पेरेंट्स का और टीचर्स का कन्वर्सेशन ऑनेस्ट और फ्रैंक और ओपन है, तो बच्चा देखेगा कि हाँ, मॉम और डैड काफ़ी कंफर्टेबल है, तो इसका मतलब है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। करेक्ट, ठीक है, सबसे पहले तो वो एक फ़ायदा हो जाता है। हमने ये भी देखा है कि कई बार पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसका इम्पैक्ट बच्चे पर आता है कि बच्चा बोलेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा,
ये हमने कई बार सुना है, कई है। बार देखा भी है। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ओपन कम्युनिकेशन सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, उसकी फैमिली के साथ भी एस्टेब्लिश करें, तभी हम एक्टिव लिसनर्स बन पाएंगे, तभी हम बच्चों की जरूरतों को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ट्रू। पारस, हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं जो हमें अभी देख रहे हैं, और इवन द पेरेंट्स, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया, क्या आप कुछ ऐसी सिंपल एक्टिविटीज हमें बता सकते हैं जो इवन टीचर्स कैन प्लान उनके क्लास में, और इवन पेरेंट्स कैन यूज देम एट होम? तो अगर आप बताएं कुछ। जी बिल्कुल। तो एक्टिविटीज के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मुझे सिर्फ एक बात पॉइंट आउट करनी है कि हम एज एडल्ट्स कभी कभी सोचते हैं कि मैं बोलूंगी, मैं प्रवचन दूंगी और बच्चे सुनेंगे। ये नामुमकिन है। अर्ली इयर्स में ये पॉसिबल है नहीं। मूवमेंट इज एसेंशियल अर्ली इयर्स में। तो हम कभी भी ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे बच्चे के लिसनिंग स्किल्स को इन्हांस करना है, रिफाइन करना है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको मूवमेंट के साथ हम कैसे मिला सकते हैं, इसको हम प्ले के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लिसनिंग स्किल्स सिर्फ बैठ के ही डेवलप होती है, वो घूमते फिरते खेलते फिरते भी हो जाती है। ठीक है। तो सिंपल से गेम्स है, जैसे कि एक गेम है साइमन सेज। तो उसमें आप सिंपल से कमांड्स देते हो और बच्चों को मूवमेंट करना है। साइमन सेज टच योर नोज, साइमन सेज टच योर हेड। तो बच्चे को सुनना है और उस हिसाब से एक्ट आउट करना है। यहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स बहुत इन्वॉल्व हो जाती है और वो खुद भी वही एक्शंस करने लग जाती है। ठीक है। तो अच्छा है, बच्चों को मोटिवेट करेगा अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। पर कई बार क्या होता है कि जिन बच्चों के लिसनिंग स्किल्स को रिफाइन करने की जरूरत है वो आपके विजुअल क्लूज पे रिलाई करेंगे और आपका मोटर बिहेवियर को इमिटेट करेंगे। तो इंट्रोड्यूस जब कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे अगर पॉसिबल है तो आप अपना इन्वॉल्वमेंट वर्बल इंस्ट्रक्शन तक रखें और बाकी सब थोड़ा सा फेड कर ले अगर पॉसिबल है तो। और ये सिंपल सा गेम एक बार खेला, 2 बार खेला, फिर बच्चों को बोर होने लगेगा और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम इसी गेम को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। साइमन सेज पुल योर ईयर्स, तो आपने एक और चीज डाल दी उसके अंदर। साइमन सेज टैप योर हेड, तो अगेन बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ करना है, सिर्फ टच नहीं करना है, मुझे कुछ और भी करना है। और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप एक से ज्यादा चीजें उसके साथ दे सकते हैं। साइमन सेज पुल योर ईयर्स टैप योर हेड, तो 2 चीज, तो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाते हो। तो एक ही गेम है, जैसे मैंने कहा, इसमें कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ज्यादा प्लान नहीं करना है। ये सारी लिसनिंग एक्टिविटीज ऐसी है जिसको आप फिलर एक्टिविटीज के तौर पे भी कर सकते हो, क्लास में कर सकते हो। बिल्कुल, पेरेंट्स घर पे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा गेम है अगेन लिसनिंग स्किल्स के लिए कि आई स्पाई विथ माई लिटिल आई। तो उसमें भी आई स्पाई विथ माई लिटिल आई फॉर समथिंग दैट्स ग्रीन। तो क्लास में आजू बाजू देख लिया कि ग्रीन कलर की कौन सी चीजें जाके लेकर आ गए। ठीक है। इसको भी आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कर सकते हो और ये ऐसा गेम है जिसके थ्रू आप फोनेटिक्स भी सिखा सकते हो लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो फॉर एग्जाम्पल आई स्पाई विथ माई लिटिल आई फॉर समथिंग दैट बिगिंस विद द साउंड ख। तो अगर कैट की पिक्चर है या कैट की पपेट है या टॉय कार है तो वो बच्चा लेके आ सकता है। और जैसे मैंने कहा इनिशियल साउंड क्या किया, उसी तरह आप लास्ट साउंड कर सकते हो। आई स्पाई फॉर विथ माई लिटिल आई फॉर समथिंग दैट एंड्स विद द साउंड। तो ये एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से पेश करके बच्चों के लिसनिंग स्किल्स को रिफाइन कर पाएंगे। जब टॉडलर्स की बात आती है तो आप वो म्यूजिकल टॉयज बहुत आसानी से मिलते हैं और आई थिंक हर घर में होंगे, हर नर्सरी में होंगे। तो आप उसका भी गेम बना सकते हो कि आपने बच्चों को बोला आंख कवर कर लो और आपने वो म्यूजिकल टॉय ऑन करके छुपा दिया। अभी बच्चे को आवाज सुन के ढूंढना है कि वो टॉय कहाँ पे है। तो ये घर में भी बड़े मजे से ढूंढते हैं और बिजी हो जाते हैं अच्छा खासा 5-7 मिनट के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी है। आप रिकॉर्डेड साउंड सुना सकते हो और रिकॉर्डिंग के लिए आपको रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे साउंड्स ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। करेक्ट। ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड। तो व्हीकल के साउंड्स, एनिमल्स के साउंड्स, एवरीडे साउंड्स लाइक डोरबेल और वॉशिंग मशीन का आवाज। तो ये सब चीजों के बच्चे ने सुना, उसकी नाम बताया कि बिल्ली की आवाज सुनी या डोरबेल की आवाज सुनी।
टॉडलर के साथ आप पिक्चर्स को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर वो बोल नहीं रहे हैं तो वो पिक्चर को पॉइंट करके बोल सकते कि मैंने ये आवाज सुनी। तो अगेन यू आर वर्किंग ऑन द लिसनिंग स्किल्स। और एक कहानियां हर क्लास में सुनाई जाती है, घर में भी पेरेंट्स कहानियां सुनाते हैं बच्चों को। तो कहानियों में हम कहानी के बारे में डिस्कशन जब करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों को, शुरुआत में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, तो हमें यहाँ से आइडिया आ जाता था कि कितना सुन रहे थे। बिल्कुल ठीक है। पर कहानी का नरेशन जब हो रहा है उसके दौरान भी हम लिसनिंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई कहानियां हैं जिसपे कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे। बिली गोट्स की कहानी है जिसमें ट्रोल रहता है ब्रिज के नीचे। तो कहानी हमने एक बार इंट्रोड्यूस कर दी, दोबारा सुना दी, तीसरी बार जब सुना रहे तो हम बच्चों को पहले से बोल सकते कि आप जब भी मुझे ट्रोल बोलते हुए सुना ना, आप ट्रोल की एक्शन करो। ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन डेवलप करने का। क्योंकि बच्चे को फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स उनको ध्यान देना है ट्रोल पे कब आएगा, और उस पे एक्शन करना है और वो दे बिकम पार्ट ऑफ द नरेशन। तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलेगा, है ना। तो इतने सिंपल से आइडियाज है जिससे आप बच्चों का लिसनिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी तरह से रिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। वंडरफुल डे। आई थिंक जितने भी लिस्ट किए हैं, बहुत ही हैंडफुल टिप्स भी दिए हैं हमें पारस ने, और बहुत ही बेहतरीन जो आप एज अ पेरेंट इजीली घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बोलना है और ये गेम्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। अगर आपने ये कर लिया तो बच्चों के लिए भी एक्सपीरियंसेस इतने सिंपल हो जाएंगे और काफ़ी हद तक जो उनकी लिसनिंग स्किल्स को हम रिफाइन करने की बात कर रहे हैं वो भी इसके साथ साथ होंगी। बच्चों को मज़ा भी आएगा, आपको भी मज़ा आएगा जब बच्चे इसी गेम में से कुछ और नया निकाल के लेकर आएंगे कि अब क्यों ना हम इस गेम को इस तरह से खेलें। तो इट्स अ लर्निंग फॉर द पेरेंट एंड फॉर द चाइल्ड, बोथ ऑफ अस। इवन सिमिलरली अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी टीचर्स भी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों से इसी तरह से सीखते हैं और हम जज कर सकते हैं कि भी बच्चों को किस चीज़ में मज़ा भी आ रही है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि उनका ध्यान अपनी तरफ को अगर आपको दर्शाना भी है तो कब तक और किस हद तक आपको जाकर इंस्ट्रक्शंस देने। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे आपका सुनते रहें। अगर हम सोचे कि हम भाषण दे रहे और बच्चे बैठेंगे और सुनेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप तो देख ही रहे होंगे कोविड के बाद तो बच्चे वैसे भी चलते फिरते ही सब बातें करते हैं, बैठने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें बिठाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ अगर आप अपने रूटीन में ले आते हैं, अपने क्लास का हिस्सा बना लेते हैं तो बच्चों को भी मज़ा आएगी और आपको भी बहुत मज़ा आएगी। पारस, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? रैप अप कर देती हूँ जो भी हमने डिस्कस किया है उसको, कि क्वालिटी टाइम पे एम्फेसिस करे और एक्टिव लिसनिंग पे एम्फेसिस करे और एक्टिव लिसनिंग को रिस्पॉन्ड करे। और जैसे अभी आपने भी कहा कि ये उम्मीद ना रखे कि वो बैठ के सुनेंगे तभी सुनना हो रहा है, वो कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। एंड एज आई सेड अर्लियर, प्रैक्टिस, पेशेंस चाहिए, खुद के लिए भी पेशेंस चाहिए, बच्चे के लिए भी पेशेंस चाहिए। और एज फार एज रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस आर कंसर्न, तो एक छोटा सा रिमाइंडर कि छोटे बच्चे को जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको थोड़ा समय चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए। करेक्ट। तो उसको इमीडिएटली रिपीट ना करते हुए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि थोड़े समय के बाद उसको रीफ्रेज करें। तो इससे भी बहुत फायदा हो सकता है ओवरऑल लिसनिंग स्किल्स में। थैंक यू सो मच पारस, अपना इतना कीमती समय देने के लिए और इतने अच्छे टिप्स देने के लिए हमारी सारी ऑडियंस को। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हफ्ते इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें। VNM TV OTT प्लेटफॉर्म पे भी है, यहाँ पर आप खबरों से हमारे साथ अपडेट रहेंगे। इसी तरह जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।